आज हम मैनेजमेंट के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य के अंदर हम देखते हैं कि प्रबंध एक क्रिया है और प्रत्येक क्रिया का अपना उद्देश्य होता है। इस प्रकार प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य है। चूँकि प्रबंध विस्तृत क्रियाओं का समूह है, अतः उसके उद्देश्य भी विस्तृत है। हम प्रबंध के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है वो प्राथमिक उद्देश्य है। मैनेजमेंट का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि सभी पक्षकार, जितने भी पक्षकार जो होते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत, जो है एक संस्था के अंतर्गत या एक उपक्रम के अंतर्गत, उन सभी पक्षों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना। जिससे क्या होगा, सभी पक्षों की जब आकांक्षाओं की संतुष्टि पूर्ति होगी तो उपक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। तो आइए जानते हैं। तो प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य किसी उपक्रम से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना, जिससे उपक्रम अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके जिसके लिए स्थापित किया गया है। तो मैनेजमेंट के जो प्राथमिक उद्देश्य है उसमें सबसे पहला जो है उचित लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उन उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना जिससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। उपक्रम में उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना और उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। तो सबसे पहला जो है उचित लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करना, यानी हम जो चीज़ को बना रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, उसकी कॉस्ट जो है वो उचित होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उन उत्पाद एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण भी करना, और जो उत्पाद हमने उत्पादन किया है उसको जो हम वितरण जब करेंगे, बेचेंगे, तो उसका मूल्य जो है वो उचित होना चाहिए। अब उचित मूल्य होगा तो क्या होगा, उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्ति होगी, उपभोक्ता खरीदेगा उसको। उपक्रम में उन सभी संसाधनों का उचित पारिश्रमिक देना जो उस उपक्रम में लगे हुए थे, जो इस उपक्रम में लगे हुए थे ना, उन सभी को उचित पारिश्रमिक देना पड़ेगा। यानी जो मजदूर वगैरह जो है और भी जो कर्मचारी जो इसके अंदर काम करते थे, उन सबको उचित पारिश्रमिक देना ताकि उनका जीवन यापन चल सके। उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना है, और फर्म या उपक्रम को जो है उचित मात्रा में लाभार्जन भी करना पड़ेगा। लाभार्जन नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा कहने का। तो लाभ देना आखिर में जो है फर्म का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है, तो फर्म को बहुत मात्रा में लाभ मिले, ऐसा मैनेजमेंट का उद्देश्य है। तो ये प्राथमिक उद्देश्य है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। बोर्ड के हिसाब से जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब है सहायक उद्देश्य। तो सहायक उद्देश्य जो है वो मैनेजमेंट के प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सहायक उद्देश्य किसी उपक्रम की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं, जिससे कार्य निष्पादन में यथेष्ट कुशलता प्राप्त की जा सके। इसके अंतर्गत उपक्रम के विभिन्न संसाधनों का इस तरह प्रयोग करना होता है जिससे उन संसाधनों का योगदान अधिकतम हो सके। ये संसाधन मानवीय, वित्तीय एवं भौतिक रूप में होते हैं। जो संसाधन होते हैं एक उपक्रम में, वो मानवीय हो सकते हैं, भौतिक और वित्तीय रूप में हो सकते हैं। तो ये अपने को जो है ध्यान में रखना है। विभिन्न संसाधनों की कार्यकुशलता और योगदान इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनका कैसे उपयोग किया जाता है। ये वस्तुओं की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता के बारे में बताता है, और उनके उपयोग में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन। इस प्रकार से जो प्रबंध के जो सहायक उद्देश्य जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, इनका यथोचित समय व स्थान पर उपयोग करना, इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना ताकि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करें और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावशाली हो। अब है व्यक्तिगत उद्देश्य। किसी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि से है। व्यक्तिगत उद्देश्य का जो मेन जो है वो मानवीय संसाधन जो होते हैं उनकी संतुष्टि से होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी संस्था में विभिन्न संसाधनों को मानवीय व अन्य साधनों में विभाजित किया जाता है। मानवीय संसाधनों व अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि उन्हीं के द्वारा गैर मानवीय संसाधनों का संचालन होता है। उपक्रम में कोई भी कार्य करवाया जाता है तो वो मानवीय संसाधनों के द्वारा ही किया
करवाया जाता है। गैर मानवीय संसाधन भी जो है वो मानवीय संसाधनों के द्वारा ही किया जाता है। किसी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: उद्यमी, प्रबंधक व अन्य कर्मचारी। 3 प्रकार के संसाधन हो सकते हैं मानवीय संसाधन: उद्यमी यानी उद्यम करने वाला, प्रबंधक यानी मैनेजर, व अन्य कर्मचारी होते हैं। इन सभी वर्गों के अलग अलग कार्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं और आकांक्षाएं होती है। उद्यमी के कार्य अलग होगा, प्रबंधक का कार्य अलग होगा, कर्मचारी का जो है वो कार्य अलग होगा, उनके उत्तरदायित्व भी अलग होंगे, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं भी जो है वो अलग अलग होगी। तो प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। भी एक उपक्रम में जो उद्यमी और प्रबंधक और अन्य जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं, तो प्रबंध का यही उद्देश्य है कि उन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, एक ऐसा वातावरण जो है वो क्रिएट किया जाए जिससे उन सभी व्यक्तियों की संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके और संस्था और जो उपक्रम जो है वो भी अपनी उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। सामाजिक उद्देश्य: उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है, उनमें से कुछ को उत्पादन एवं सेवाओं में परिवर्तित करता है और पुनः समाज को देता है। आज जो उपक्रम जो स्थापित किया जाता है वो समाज के में ही स्थापित किया जाता है। एक उपक्रम यानी एक उद्यमी जो है वो समाज से जो चीज़ें जो है अपने उपक्रम के लिए जो है वो चीज़ें प्राप्त करता है, उन उत्पादन एवं सेवाओं में परिवर्तित करता है उन चीज़ों को, फिर वापस उन्हें पुनः जो है वो उन्हीं समाज को वापस देता है। कहने का मतलब इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामाजिक उद्देश्य निहित होता है। हम लोग अगर कोई एक फर्म खोलते हैं तो फर्म समाज में खोलते हैं, ठीक है, और कोई अपने को रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो हम समाज से लेंगे, फिर उसको कच्चे माल को जो है पक्के माल में परिवर्तित कर वापस उसी समाज को हम देते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में जो है वो सामाजिक उद्देश्य निहित होता है। इन उद्देश्यों में समाज के विभिन्न संसाधनों का विकास एवं उनका समुचित उपयोग, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति, समुचित आचरण में संलग्नता, अच्छे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। ये थे मैनेजमेंट के उद्देश्य। आइए इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के क्या महत्व है। तो प्रबंध किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता के विकास क्रम से, जिसमें मानव ने संगठित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है, विद्यमान है। कोई भी संगठित कार्य चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, न्यायिक हो, बिना सुचारू प्रबंध के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी मैनेजमेंट की जरूरत जो है वो हर विभागों में, हर क्षेत्र में होती है। यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, न्यायिक सभी में बिना सुचारू प्रबंध के वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अपनों को ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट की जरूरत जो है वो सब जगह होती है। कहने का इस प्रकार चाहे कोई भी देश हो या कोई भी आर्थिक प्रणाली हो या कोई भी वाद हो, सभी में समान रूप में प्रबंध का महत्व है। इस संबंध में उर्विक का एक निम्नलिखित कथन जो है प्रबंध के महत्व को प्रदर्शित करता है। एक उर्विक ने एक बात बोली थी कि कोई सिद्धांत, वाद व राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के उपयोग से कम प्रयत्न द्वारा अधिक उत्पादन संभव नहीं बना सकते। ये केवल प्रभावी प्रबंध से ही संभव है। इस अधिक उत्पादन के आधार पर जन साधारण के उच्च जीवन स्तर, अधिक आराम तथा अधिक सुविधाओं की नींव रखी जा सकती है। आधुनिक युग में गए तो प्रबंध का जो है बहुत बड़ा महत्व है। कहने का मतलब किस प्रकार से महत्व है, तो आज जो है व्यापार में उदारीकरण की नीति जो है वो अपनाई जाती है। उदारीकरण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास में वो बढ़ावा देना। यानी उदारीकरण का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नियम जो कठोर बने हुए हैं उन नियमों को जो है उसमें ढिलाई देना, उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो हम बात करते हैं 1990 से पहले क्या, यानी जब उदारीकरण नहीं था उससे पूर्व क्या स्थिति थी भारत में, और उसके पश्चात जो है वो क्या स्थिति थी भारत में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं, जब उदारीकरण से पूर्व की हम बात करते हैं तो बाजार का स्वभाव था वो विक्रेता बाजार था। कैसा बाजार था? विक्रेता बाजार। और उदारीकरण के बाद जो है आज जो बाजार जो है वो क्रेता बाजार है। फिर प्रतिस्पर्धा का स्वरूप जो है, पहले जो था वो एकाधिकार व सीमित प्रतिस्पर्धा था, वस्तुओं पर व्यक्ति का एकाधिकार होता था, एकल व्यापार होते थे और कंपटीशन भी जो है वो सीमित होता था। आज का जो है युग जो है उदारीकरण के पश्चात जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, और आज तो कंपटीशन जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। कहने का मतलब फिर प्रतिस्पर्धा का स्रोत जो, पहले तो हमको आंतरिक प्रतिस्पर्धा का ही सामना करना पड़ता है, आज हमको जो है बाह्य और आंतरिक दोनों प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। बाह्य और आंतरिक से मतलब है देश और विदेशों से भी हमको जो है प्रतिस्पर्धाएँ करनी पड़ सकती है। फिर प्रतिस्पर्धा का आधार पहले जो उदारीकरण से पूर्व था लाइसेंस एवं कोटा, उसके बाद प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास, व्यवसाय का विकास पहले आंतरिकता, अब क्षमता आधारित व्यवसाय।
व्यवसाय का उद्देश्य पहले अधिक लाभार्जन करना था, अब जो है हित रखने वाले सभी पक्षों की संतुष्टि, लाभ भी कमाना और सभी पक्षों के हित की रक्षा भी अपने को करनी है। पहले मैनेजमेंट का महत्व सहायक होता था, अब प्राथमिक है। बिना मैनेजमेंट के जो है व्यवसाय अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक उपक्रम को अपने सुचारू उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। पहले जो विधियाँ जो थी मैनेजमेंट की वो परंपरागत चलती थी, अब जो है वो आधुनिक तकनीकों को अपनाना पड़ता है। फिर पहले मानवीय संसाधन पर ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता, गौण यानी इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन अब जो है वो प्राथमिक हो गया है। तो इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट के महत्व के बारे में बताया गया है।